नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए 4 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अलग अलग सरकारी एग्ज़ाम, वो चाहे एसएससी के हों या बैंक से संबंधित हो या अन्य जो भी सरकारी एग्ज़ाम है, उन सभी में आपके लिए उपयोगी हैं। और साथ साथ जो भी हम चर्चा करेंगे उससे संबंधित आपको प्रश्न भी लास्ट में प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली अगर नेशनल अफेयर्स की न्यूज़ पर आते हैं तो ये कोविड-19 के वैक्सीन के संबंध में है। और आप देखें कि भारत सरकार की तरफ से बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था कि जो वैक्सीन के विदेशों में ट्रायल हो रहे हैं या भारत में भी जिन पर काम किया जा रहा है, उनको अंतिम रूप में मंजूरी प्रदान की जाए। इसी कड़ी में हम देखें तो बाहर के देशों में वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं और भारत में भी 2 वैक्सीन की अगर हम बात करें, एक तो कोविशील्ड और दूसरी अगर हम देखें कोवैक्सीन। कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके द्वारा बनाया जाएगा और बेसिकली ये ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका इनकी जो वैक्सीन है उसी का एक तरह से है, जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया जाएगा। और दूसरी अगर हम देखें तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर इनके द्वारा मिलकर बनाई जा रही है कोवैक्सीन। तो इन दोनों के लिए जो अंतिम रूप में एक जो तीसरे स्टेज का ट्रायल होता है, जो आपातकालीन एक ट्रायल किया जाता है, उसके लिए मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। तो भारत में अगर हम देखें तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, उसके द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है। इसी संगठन के एक तरह से हेड के रूप में काम करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इनके द्वारा एक तरह से ये मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन 2 हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनको आप ध्यान रखें। इनको पहली एक तरह से आपातकालीन उपयोग करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगर हम यहाँ पर संगठन की बात करें, सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, तो इसे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जाता है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से उत्तरदायी होते हैं अलग अलग तरह के जो लाइसेंस हैं उनकी मंजूरी देने के लिए। जैसे जो भी आपके रक्त के संबंधित अलग अलग उत्पाद हैं, या अगर हम बात करें आईवी फ्लूइड्स की, यानी जो बॉडी में सीधे तरल रूप में दिए जाते हैं, या अलग अलग तरह की जो वैक्सीन है उनकी बात करें, तो इस तरह के जितने उत्पाद हैं उनको मंजूरी देने की, लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है वो नियंत्रण में किसके हैं? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक तरह से हेड होते हैं किसमें? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। भारत में अगर हम दवाओं के उपयोग के संबंध में देखें तो 1940 का एक कानून है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसके तहत व्यवस्था ये की गई है कि कोई भी औषधि का निर्माण की अगर हम बात करें या इसकी बिक्री की बात करें या वितरण की बात करें, तो ये एक तरह से राज्यों की जिम्मेदारी है। जहां तक हम बात करें कोई नई औषधि है या कोई नए मानक बनाने हैं या बाहर से कोई दवा आयात की जा रही है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये नियंत्रण करता है एक तरह से सेंटर। तो ध्यान रखें, राज्यों और एक तरह से जो सेंट्रल, उनका काम बटा हुआ है। देखिए, जब हम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखें, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसी के अधीन एक संगठन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का जो महानिदेशालय है उसी के अधीन ये आपका CDSCO एक तरह से काम करता है। और इसमें चेयरमैन या हेड के रूप में कौन होते हैं? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और वर्तमान में आप ध्यान रखें, डॉक्टर VG सोमानी भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। और इन्हीं की एक तरह से फाइनल मंजूरी के बाद से कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को एक तरह से आपातकालीन उपयोग के लिए भारत में मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम आते हैं, बनाना ग्रिट और ग्रैनुल्स। देखिए, केले की अगर हम बात करें, खासतौर पे कच्चे केले के उपयोग को देखें तो कच्चे केले के अलग अलग खाने के पदार्थों में या अन्य रूप में उपयोग करने के लिए इसके ठोस रूप में, जैसे आप देखें, आप दलिया की बात करें या ओट की बात करें तो ये थोड़े ठोस रूप में होते हैं। तो इस तरह के जो उत्पाद ठोस रूप में होते हैं वो लंबे समय तक और उनका अलग अलग उपयोग किया जा सकता है। तो केले के जो कच्चा रूप है उसमें से इस तरह के उसके ठोस रूप में कुछ उपयोगी खाद्य पदार्थ बनाने, उपयोग करने के लिए उसमें कुछ तरह के प्रयोग चल रहे थे और इसी प्रयोग में एक तरह से सफलता मिली है। और केरल में तिरुवनंतपुरम में जो संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NIIST, इनके द्वारा प्रयोग करके बनाना ग्रिट या ग्रैन्यूल्स, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं ठोस रूप में कच्चे केले के जो पदार्थ है वो तैयार किए गए हैं, जिनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है और अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों में इनको उपयोग किया जा सकता है। केले के ठोस रूप में जो पदार्थ यहाँ तैयार किया गया है, ये प्रमुख रूप से नेंद्रन जो बनाना है उसकी एक वैरायटी है, उसके रूप में एक तरह से किया गया है। तो ध्यान रखें, केरल के प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो त्रिशूर में एक तरह से ये आपका केरल
कि त्रिशूर में ये केले की वैरायटी प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसे नेंद्रन बनाना या इसको चेंगाली कोदन नेंद्रन बनाना भी कहा जाता है। इस केले को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक सूचक प्राप्त है। तो किसी विशेष स्थान की विशेषता को बनाए रखने, उसका नकली रूप से नाम या लोगों का उपयोग न हो पाए, इसके लिए भौगोलिक सूचक दिया जाता है। तो ये अगर हम नेंद्रन केलों की बात करें तो इसको भौगोलिक सूचक मिला हुआ है। और भौगोलिक सूचक या जीआई टैग जो दिया जाता है ये डब्ल्यूटीओ की तरफ से है, तो ये नेंद्रन केलों को भी प्राप्त है। तो इन्हीं नेंद्रन केलों के ठोस रूप में बनाना ग्रिट या ग्रेन्यूल्स के रूप में डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? NIIST। कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ध्यान रखें ये CSIR का एक तरह से एक प्रमुख संस्थान है जो केरल में कार्य करता है। यहां पर अगर हम NIIST के बारे में देखें तो ये 1975 में CSIR के कॉम्प्लेक्स में एक प्रारंभिक पार्ट पर शुरू किया गया था। आगे चलकर अगर हम देखें 1978 में इसको क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला यानी रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी का दर्जा दे दिया गया और 2007 में अंतिम रूप में इसका नाम बदलकर कर दिया गया NIIST, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट उसको देखें तो ये हमारे स्वास्थ्य के संबंध में ही है। ट्रांस फैट की अगर हम बात करें तो ये अनसैचुरेटेड फैट या असंतृप्त वसा हैं और ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में रहते हैं। प्राकृतिक की अगर हम बात करें तो जितने भी एक तरह से आपके मवेशी हैं उनसे जो भी डेयरी उत्पाद या मांस के उत्पाद हमको मिलते हैं वो प्राकृतिक रूप से ट्रांस फैट एक तरह से रखते हैं, वो उतना ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है। कृत्रिम रूप से जब वनस्पति तेलों को ठोस रखने के लिए रूम टेम्परेचर पर एक तरह से उनका हाइड्रोजनेशन किया जाता है या उनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया में जो वहां पर ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ध्यान रखें जो प्राकृतिक वाले हैं वो उतने नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कृत्रिम रूप से जितने भी वनस्पति तेल हैं जो होते तो लिक्विड हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पर उनको लंबे समय तक उपयोग करने के लिए ठोस बनाया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया में उसमें जो ट्रांस फैटी एसिड आते हैं वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ट्रांस फैटी एसिड्स को कम करने के लिए या पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। WHO की तरफ से निर्धारित किया गया है कि 2023 तक विश्व से ट्रांस फैट को एक तरह से हम खत्म कर देंगे। भारत में खाद्य उत्पादकों में मानक निर्धारित करने के लिए एक संस्था काम करती है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी तरफ से जो मानक निर्धारित होते हैं वो अलग अलग खाद्य उत्पादकों में एक तरह से पालन किया जाना होता है। तो अगर हम ट्रांस फैटी एसिड की बात करें, भारत में इसके लिए 2011 में प्रक्रिया शुरू की गई कि जो भी खाद्य उत्पाद हैं उनमें ट्रांस फैटी एसिड की लिमिट कितनी रखी जाए। तो ये जितने भी तेल या वसा के उत्पाद हैं उनमें 10% रखा गया और 2015 में इसको घटाकर कर दिया गया 5%, यानी वर्तमान में कितना है ये 5%। और अभी निर्णय ये आया है FSSAI का कि 2021 तक इसको घटाकर 3% और 2022 में घटाकर इसको 2% लाया जाएगा। तो ये वर्तमान में 5% है, लेकिन यानी इस वर्ष के लिए इसको कर दिया गया 3% और आने वाला जो 2022 है उसके लिए इसको घटाकर किया जाएगा 2%। तो ये ट्रांस फैटी एसिड की जो लिमिट है हमारे यहाँ जितने भी तेल या वसा के उत्पाद हैं उनके लिए सरकार की तरफ से एक नए दिशा निर्देश आए हैं। इसे जारी किसने किया है? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। WHO के आंकड़े देखें तो स्वास्थ्य के रूप में खासतौर पर हृदय संबंधी बीमारियों के लिए ये काफी एक तरह से उत्तरदायी माने जाते हैं और माना जाता है कि हर साल लगभग 5.4 लाख लोग दुनिया में केवल इसी ट्रांस फैटी एसिड के जो एक तरह से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उनका उपयोग करने से उनकी मृत्यु होती है। तो आप देख सकते हैं काफी खतरनाक एक तरह से आंकड़े इसके हैं। तो इसीलिए वैश्विक स्तर पर इसको नियंत्रित करने के प्रयास चलते रहे हैं। अगर हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो जैसा हमने बात करी, भारत में खाद्य पदार्थों के मानक को एक तरह से निर्धारित करता है और उनका पालन सुनिश्चित कराता है। इसकी 2011 में स्थापना की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन या अध्यक्ष रीता तेवतिया और वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अरुण सिंघल। तो ये आप एक तरह से FSSAI के संबंध में तथ्य ध्यान रखें। फाइनेंशियल अफेयर्स या वित्तीय मामलों को हम देखते हैं और यहाँ पर हमने भारत में जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है उसके संबंध में आपको यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज दी है। देखिए अगर हम भारत में एयरलाइंस इंडस्ट्री की बात करें, सरकारी एयरलाइंस जो एयर इंडिया है इसको जल्दी बेचने की एक तरह से प्रक्रिया चल रही है और इसमें सबसे आगे एक तरह से टाटा कंपनी का नाम है। तो माना जा रहा है कि अगर टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया तो वो भारत में एक तरह से सबसे बड़े एयरलाइंस में एक हो जाएगा। अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो भारत में आधे से ज्यादा बाजार पर इंडिगो एयरलाइंस का कब्जा है 53.9%। दूसरे स्थान पर हम देखें तो स्पाइस जेट है
2%। इसके बाद देखें तो एयर इंडिया है 10.3% से, और उसके बाद आता है गो एयर 9.1%। और ध्यान रखें विस्तार ये टाटा की एयरलाइंस है जो उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में शुरू किया है। और एयर एशिया की बात करें तो मलेशिया की एयरलाइंस है एयर एशिया, उसके साथ मिलकर टाटा का एयर एशिया चलता है। तो एयर एशिया विस्तार ये दोनों किसके हैं? टाटा के। और एयर इंडिया भी अगर वो खरीद लेते हैं तो सम्मिलित रूप में 23.2% हिस्सा उनका भारत के एयरलाइंस इंडस्ट्री में हो जाएगा। तो इंडिगो के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर एक तरह से भारत में बन सकता है। तो अगर एयर इंडिया को टाटा एक्वायर करता है तब उस स्थिति में ये एक तरह संभावनाएं बन रही हैं। महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में इंडिगो भारत में एयरलाइंस उद्योग में सबसे बड़ा एक तरह से प्लेयर है। आधे से ज्यादा बाजार पर इंडिगो एयरलाइंस का कब्जा है। अगर हम कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर पर्सनालिटीज को देखें तो यहाँ पर इंटरनेशनल पर्सनालिटीज के पार्ट पर आप देखें तो नैन्सी पेलोसी का नाम आता है। नैन्सी पेलोसी के लिए आप ध्यान रखें कि वे 2007 से 11 के बीच में एक तरह से रह चुकी हैं स्पीकर पहले, और 2019 से 21 एक 2 साल का कार्यकाल उनका खत्म हो रहा था। 3 जनवरी 2021 को जो 117वीं कांग्रेस अमेरिकी संसद की हो रही थी उसमें उनको दूसरी बार लगातार यानी 2019-21 का जो 2 साल का उनका सत्र था उसके बाद से फिर से 2 साल के लिए यानी 21-22 और 22-23 उसके लिए स्पीकर चुन लिया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अमेरिका में। और उनका चौथा कार्यकाल है। कारण यह है कि 2007 से 11 के बीच में 2-2 साल के वो 2 कार्यकाल ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो एक तरह से 7 से 11 के बीच में 2 कार्यकाल, 19 से 21 के बीच में तीसरा कार्यकाल, और चौथा कार्यकाल 21 से लेकर 23 के बीच में होगा। नैन्सी पेलोसी एकमात्र महिला है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर रह चुकी हैं। अगर हम अमेरिकी कांग्रेस की बात करें तो अमेरिकी कांग्रेस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये इसका निम्न सदन है, और दूसरा अगर हम देखें सीनेट तो ये इसका एक तरह से उच्च सदन है। तो सेनेट की बात करें इसमें 100 सीटें होती हैं, हर राज्य से एक तरह से 2 लोग आते हैं। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50। तो इस तरह से मिलाकर 100 सीनेट की सीटें हो जाती हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो यहाँ पर 435 एक तरह से सदस्य होते हैं। तो ये मिलाकर सीनेट और प्रतिनिधि सभा, इसको मिलाकर आप अमेरिकी कांग्रेस एक तरह से कह सकते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो 2 साल के एक तरह से कार्यकाल के लिए इसमें चुने जाते हैं, और सीनेट की बात करें तो यहाँ पर 6 साल की सदस्यता के लिए एक तरह से उनको चुना जाता है। अगले हम बुक्स एंड अवार्ड्स के सेक्शन में आते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 प्रमुख पुस्तकें ली हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बेस्ट सेलर राइटर है चेतन भगत, उनकी बुक है वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। दूसरी बुक देखें तो अमीश त्रिपाठी की है, उन्होंने भावना रॉय के साथ लिखी है। अमीश त्रिपाठी की बात करें तो शिवा ट्रायोलॉजी की जो बुक्स हैं उसके वो बेस्ट सेलर रह चुके हैं। तो उनकी एक बुक ये धर्मा है, ये वर्तमान में काफी पॉपुलर है। तो ध्यान रखें अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय की धर्मा, और चेतन भगत की वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। और एक तीसरी एक पोएम्स का कलेक्शन है आशीष बागरीचा का लव होप एंड मैजिक। तो ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं जो वर्तमान में काफी एक तरह से पसंद की जा रही हैं। तो इनके राइटर्स और जो बुक के नाम है वो साथ में आप एक तरह से ध्यान रखें। स्पोर्ट्स की न्यूज के पार्ट पर आते हैं। तो वर्तमान में अगर आप देखें तो भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा चल रहा है, 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, और तो जो तीसरा टेस्ट मैच है वो एक तरह से होना है कहां पर? सिडनी में। तीसरा टेस्ट मैच है जो सिडनी में होना है, और चौथे टेस्ट मैच की बात करें तो वो आयोजित होगा कहां पर? ब्रिस्बेन में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के राज्यों की बात करें तो सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, और ब्रिस्बेन कहां पर आपका एक तरह से? ये आपका क्वींसलैंड में है। तो स्थिति ये बन रही है कि सिडनी जहां पर यह तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, ब्रिस्बेन जो गाबा का मैदान है जहां पर चौथा टेस्ट मैच होना है, तो वहां पर एक तरह से जाने पर हो ये रहा है कि क्वींसलैंड ने न्यू साउथ वेल्स के साथ जो बॉर्डर उसको बंद कर दिया है, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स में कोविड-19 के नए केस पाए गए हैं। तो क्वारंटाइन की जो समस्या हो रही है, तो इसके कारण से जो आने वाले टेस्ट मैच है, खासतौर से जो ब्रिस्बेन में चौथा है, उसको लेकर एक विवाद है। तो इसीलिए हमने जो प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम उनको यहाँ पर एक तरह से चर्चा करी है। तो क्रिकेट स्टेडियम जिनके नाम अलग से हैं वो आपको याद करने की जरूरत है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है, अहमदाबाद गुजरात में। और क्रिकेट स्टेडियम के हिसाब से आप देखें तो विश्व में सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज्यादा क्षमता के साथ में क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है अहमदाबाद गुजरात में। दूसरा चेपॉक, जिसको एम ए चिदम्बरम स्टेडियम भी कहते हैं, चेन्नई तमिलनाडु में। एकेना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भी जाना जाता है, कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में। एडन पार्क ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। ध्यान रखें ईडन गार्डन कलकत्ता इंडिया में भी है, लेकिन एडन पार्क की बात करें तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। अरुण जेटली स्टेडियम फिरोजशाह कोटला ग्राउंड का नया नाम है, नई दिल्ली में। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर कर्नाटका में। आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडिया। वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका।
कैंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में, तो ये वेस्ट इंडीज का जो ग्रुप है उसमें एक तरह से आ जाता है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान, शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका बांग्लादेश, वाका ये पर्थ का मैदान है, कहां पर आपका, ये हिस्सा आपका यानी एक तरह से जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है वहां पर, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया के पार्ट पर वाका क्रिकेट ग्राउंड। ब्रेबॉर्न स्टेडियम की बात करें मुंबई में, सबीना पार्क स्टेडियम किंगस्टन जमैका में, ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड इसको गाबा के नाम से भी जाना जाता है, कहां पर, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये प्रमुख जो क्रिकेट स्टेडियम है उनको एक तरह से आप ध्यान रखें, खासतौर पर अभी जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं तो पर्थ वाका, और जो ब्रिस्बेन की बात करें गाबा, तो इनको आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें। अपने अगले हिस्से में देखें तो लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इस सीरीज में आज हम द ग्रैंड स्लैम्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो टेनिस में अगर हम देखें तो ग्रैंड स्लैम सबसे महत्वपूर्ण इवेंट मानी जाती हैं और वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम एक साल में एक तरह से आयोजित की जाती हैं और इनको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF की तरफ से एक तरह से आयोजित कराया जाता है। ग्रैंड स्लैम जीतना किसी भी टेनिस खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि एक तरह से मानी जाती है। तो अगर चारों ग्रैंड स्लैम कोई खिलाड़ी जीतता है लेकिन एक साल के अंदर नहीं, जैसे मान लीजिए कि 2019 में उसने अमेरिकी ओपन जीता और 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तो चारों उसने एक तरह से का एक कैलेंडर में कंप्लीट कर दिया, एक क्रम में चारों को जीत लिया, लेकिन 2 साल के अंदर है। तो एक साल में ना होकर लेकिन लगातार अगर 4 को जीतता है तो ये नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहलाता है। यदि चारों ग्रैंड स्लैम कोई खिलाड़ी जीत ले अपने कैरियर में, कभी भी उसने, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच है, विंबलडन, US, चारों कभी ना कभी उसने जीता जरूर है, तो वो एक तरह से कहा जाता है कैरियर ग्रैंड स्लैम। और ध्यान रखें गोल्डन ग्रैंड स्लैम या गोल्डन स्लैम कब कहा जाता है, जब कोई भी टेनिस खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम के साथ साथ अगर उसी साल मान लीजिए ओलंपिक्स आयोजित हो रहे हैं और ओलंपिक्स में टेनिस में भी अगर गोल्ड को जीत लेता है तो वो एक तरह से कहा जाता है गोल्डन स्लैम। और ध्यान रखें गोल्डन स्लैम एक ही खिलाड़ी के द्वारा आज तक किया गया 1988 में जर्मनी की खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ के द्वारा। तो स्टेफी ग्राफ ने एक तरह से अमेरिकी ओपन, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन ये चारों जीते थे और उसी साल सियोल में, दक्षिण कोरिया की राजधानी में जो ओलंपिक खेल हो रहे थे, सियोल ओलंपिक्स में उन्होंने टेनिस का गोल्ड भी जीता था। तो एक तरह से गोल्डन स्लैम करने वाली एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। चारों ग्रैंड स्लैम को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो यह मेलबर्न पार्क यानी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है और 1905 से लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। ये हार्ड कोर्ट पर एक तरह से खेला जाता है यानी आर्टिफिशियल जो एक हार्ड कोर्ट एस्ट्रोटर्फ का बना होता है उस पर एक तरह से इसको खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट का ये ग्रैंड स्लैम है और पहला ग्रैंड स्लैम है साल में। दूसरा अगर हम देखें तो ये कहलाता है फ्रेंच ओपन, इसको रोलां गैरों के नाम से भी जाना जाता है। तो रोलां गैरों बेसिकली जो स्टेडियम आपका फ्रांस में, पेरिस जो उसकी राजधानी है फ्रांस की, वहां पर इसे खेला जाता है और 1891 से लगातार इसको खेला जा रहा है। तो 1891 से ये एक तरह से शुरू किया गया था, तो इसको रोलां गैरों के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि रोलां गैरों ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है तो ध्यान रखें फ्रेंच ओपन से। और ये अकेला ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो लाल रंग की जो चीका मिट्टी होती है क्ले, उस पर एक तरह से खेला जाता है। अगर हम क्ले कोर्ट की बात करें तो फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा बार जीतने का जो रिकॉर्ड है वो एक तरह से किसके नाम है, राफेल नडाल के। तो कहीं ना कहीं क्ले कोर्ट के सबसे बड़े प्लेयर के रूप में राफेल नडाल जो स्पेन के हैं उनको एक तरह से माना जाता है। तीसरा देखें हम विंबलडन, तो ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। ये ध्यान रखें ग्रास कोर्ट, घास के कोर्ट पर खेले जाने वाला अकेला ग्रैंड स्लैम है। 1877 से खेला जा रहा है लगातार। इसे लंदन में ऑल इंग्लैंड क्लब विंबलडन में खेला जाता है 1877 से लगातार। सबसे पुराना एक तरह से ग्रैंड स्लैम है, तो विश्व के सबसे पुराने टेनिस इवेंट्स में भी एक माना जाता है। जब ग्रैंड स्लैम की बात किया है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन 1877 से। और अंतिम रूप में देखें तो वर्ष में अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है US ओपन। इसे 1881 से लगातार खेला जा रहा है और ये न्यूयॉर्क में एक तरह से खेला जाता है, हार्ड कोर्ट का है। इसको फ्लशिंग मीडोज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां दो नाम आप ध्यान रखें, रोलां गैरों फ्रेंच ओपन के साथ में, फ्लशिंग मीडोज US ओपन के साथ में। इसी के साथ साथ ग्रास कोर्ट विंबलडन और क्ले कोर्ट की बात करें तो फ्रेंच ओपन। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन और US ओपन, ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर एक तरह से खेले जाते हैं। तो ये ग्रैंड स्लैम के संबंध में एक बेसिक कुछ आपकी जो जानकारी है उसको आप ध्यान रखें। इसी के आधार पर हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको आप देखें। फर्स्ट, भारत में वैक्सीन के उपयोग को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। हु गिव फाइनल अप्रूवल टू वैक्सीन यूज इन इंडिया? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज,
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव? हु इज द करंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है? रमेश आचार्य, रंजन प्रसाद, अभय भूषण या विजय सोमानी? इन इंडिया करंट परमिसिबल लिमिट फॉर ट्रांस फैटी एसिड्स? भारत में ट्रांस फैटी एसिड के लिए वर्तमान में अनुमेय सीमा क्या है? 3%, 2%, 5% या 10%? तो ध्यान रखें, वर्तमान के लिए पूछा जा रहा है, यानी जो लक्ष्य नया बनाया गया उसको नहीं, ये पूछा जा रहा है कि अभी इस समय लिमिट क्या है, जब परिवर्तन किए गए उस समय। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स फूड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया? FSSAI, ISI, BIS, एगमार्क? कौन सा संगठन भारत में खाद्य मानकों को नियंत्रित करता है? FSSAI, ISI, BIS, एगमार्क? विच इज द लार्जेस्ट ऑपरेटिंग एयरलाइंस इन इंडिया करंटली? वर्तमान में सबसे बड़ा परिचालन एयरलाइन कौन है? इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर, स्पाइस जेट? विच इज द ओनली वुमेन स्पीकर इन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एकमात्र महिला स्पीकर कौन है? नैन्सी पेलोसी, ग्रेटा सिमन्स, लिंडा बोस या जिया स्टुअर्ट? हु इज द राइटर ऑफ बुक वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर? वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? अमेय बागची, रिया सेन गुप्ता, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी? द गाबा क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड एट? गाबा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ, होबार्ट? नौवां देखिए, विच ग्रैंड स्लैम इज नोन एज फ्लशिंग मीडोज? किस ग्रैंड स्लैम को फ्लशिंग मीडोज के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन? लास्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली प्लेयर हु हैज कंप्लीटेड गोल्डन स्लैम इन 1988? 1988 में गोल्डन स्लैम पूरा करने वाली एकमात्र खिलाड़ी? मार्टिना नवरातिलोवा, स्टेफी ग्राफ, सेरेना विलियम्स या क्रिस एवर्ट? तो ये 4 जनवरी 2021 का हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट था। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए उनको आंसर के रूप में आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।